नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास 10th के विषय में पढ़ने वाले हैं। हिंदी है और हिंदी में हम लोग देखेंगे 5 नंबर एक्सरसाइज है क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 नंबर एक्सरसाइज क्या है, 4 नंबर एक्सरसाइज है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि इसका पूरा आपको थ्योरी पार्ट 1 में आपको मिल गया है, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको बताए थे कि पूरा सब्जेक्टिव मिलेगा और पार्ट 3 आपको मिलेगा जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिलने वाला है। चलिए पार्ट 2 हम लोग देखेंगे जिसमें पूरा सब्जेक्टिव आपको देखेंगे। पूरा सब्जेक्टिव यानी ऑल सब्जेक्टिव जो गोधूली भाग 2 में आपको जितना चीज मिलता है वो सारे चीज इसमें आपको मिलने वाला है। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से कैसा कैसा क्वेश्चन है। अगर पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जाकर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और उस वीडियो के साथ साथ इसमें क्वेश्चन आंसर जो होगा पूरा क्वेश्चन आंसर का धमाल मचाने वाले हैं। जितना अगर मैट्रिक बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम में आता है वो भी क्वेश्चन मिलेगा इसमें, और जो नहीं आने वाला है जो हम लोग को पढ़ना जरूरी है वो भी क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते चलेंगे। साथ में जो मेन क्वेश्चन होगा वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ में जो हम लोग के जो जरूरी है पढ़ने वाला वो चीज देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो पहले शुरुआत नंबर में हम लोग देख लेंगे, उत्तर देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने उसके पुत्री जी, एक छोटी सी बच्ची थी, पुत्री थी, उन्होंने यानी कि उस पुत्री ने उनके सामने यह प्रश्न कर चुके थे यानी कि किए थे। कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब हुआ जब उसकी छोटी पुत्री ने यह प्रश्न किया। यानी कि उनकी एक छोटी पुत्री थी, उन्होंने इनके पास में यह प्रश्न पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबा, तो इस तरह से ये बताए, यानी कि इस तरह से इनके पास एक क्वेश्चन आया था। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। हमारे यहाँ नाखून जो है हमेशा बढ़ते रहती है। ये प्रकृति यानी भगवान जो होते हैं, प्रकृति, ये हमें क्या याद दिलाती है कि बार बार नाखून बढ़ जाती है। कितनों काटते हैं बार नाखून बढ़ जाती है, एक बार 2 बार हजारों बार बढ़ते रहते हैं, बार बार बढ़ता है, हजारों बार बढ़ता है, काटते रहते हैं हम लोग, फिर भी ये नाखून आके बढ़ जाती है। प्रकृति हमें क्या याद दिलाती है, तो प्रकृति के बारे में जानेंगे क्या कि नाखून बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है। बढ़ते नाखून, जो नाखून बढ़ता है इसके बढ़ते द्वारा प्रकृति है जो मनुष्य को याद दिलाती है क्या कि तुम वही लाखों वर्ष पहले वाले, लाखों वर्ष पहले के नख, नख माने नाखून होता है, नख दंतावलंबी यानी लंबी लंबी नाखूनों वाली। कहता है कि नख दंतावलंबी जीव हो, यानी कि जिसका लाखों वर्ष पहले लंबे लंबे दांत होते थे, लंबे लंबे क्या होते थे, नाखून होते थे, वही तुम जीव हो। कहता है कि वह यह याद दिलाती है कि तुम पशु के साथ एक ही साथ विचरण करने वाले थे। तुम पशु के साथ में जिस तरह जानवर एक प्रकार से विचरण करते रहता है, उसी प्रकार जानवर के जैसे तुम भी एक साथ विचरण करने वाले व्यक्ति हो। अर्थात प्रकृति मनुष्य को आदि मानव होना बताती है कि तुम एक क्या था, आदि मानव थे। पहले क्या थे, पहले हम लोग भी आदि मानव की तरह ही रहते थे। तो ये प्रकृति हमें याद दिलाती है नाखून बढ़ने से, नाखून और बाल बढ़ती है तो हमें प्रकृति उसी पर टाइम वाला चीज हमें याद दिलाती है। आगे कहता है 3 नंबर में कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कहता है, लेखक कहता है कि लेखक अपने से देखता है कि नाखून पहले अस्त्र हुआ करते थे, ये देखना उसका कहाँ तक संगत है, सही कहाँ तक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है। कहता है कि पूर्णतः तर्क संगत है यानी बिल्कुल सही है। लेखक जो कह रहा है कि नाखून हमारा अस्त्र के रूप में पहले था, तो ये बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है, कहता है क्योंकि उस समय जब हम लोग मनुष्य नहीं जानवर के रूप में रहते थे, तो उस समय मनुष्य जो है जानवर के रूप में रहता था, तो उस समय की बात कर रहा है कि उस समय मनुष्य को इतना विकास नहीं था, उस समय मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था, वो मनुष्य इतना विकास किए हुए नहीं था कि जो अस्त्र शस्त्र हम लोग बम विस्फोट गोली बंदूक बना सके। इसलिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग नाखून बढ़ा बढ़ा करके उसी का यूज करते थे। तो कहता है कि उस समय मनुष्य जो है इतना विकास नहीं था और वह धातु आदि से अस्त्र बनाता। उसके पास इतना विकास था ही नहीं कि वो धातु से या आदि से क्या बनाता, मनुष्य अथी बनाता, अस्त्र बनाता। उस समय वह नाखूनों को ही अपना
क्या मानता था, रक्षा और शिकार करने के लिए यूज करता था, अपने नाखून को ही रक्षा करने के लिए और शिकार करने के लिए यूज करता था, उपयोग करता था, प्रयोग करता था। अतः नाखून अस्त्र शस्त्र का काम करते थे। पहले हम लोग नाखून से अस्त्र और शस्त्र का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला नंबर कहता है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। क्यों काटता है? बार बार मनुष्य है जो नाखून को काटता है, क्यों काटता है? बड़ा भी तो छोड़ सकता था, बड़ा आगे बड़ा बढ़ते रहे तो वो भी छोड़ सकता है। जैसे हम लोग बकरी के देखिएगा या कोई भी जानवर आप देखेंगे तो उसका नाखून बड़ा बड़ा हो जाता है तो बढ़ने देता है, वो लोग नहीं काटता। तो हम लोग क्यों काटते हैं बार बार नाखून को? मनुष्य है जो बार बार क्यों काटता है? तो देखिए, कहता है कि मनुष्य जो है वो नाखून जो है पशु की निशानी है, इसलिए नाखून को वो काटता है। मनुष्य जो है नाखूनों की पशुता की नाखूनों में जो है मनुष्य की जो नाखून है, मनुष्य की नाखून पशुता की निशानी है। नाखून है जो पशु की निशानी यानी जानवर होने की निशानी है, और पाश्विक वृत्तियों की यानी कि पशु जानवर के जो लक्षण है, वृत्ति माने लक्षण कह सकते हैं। कहता है कि मनुष्य जो है वो अपने नाखून को काटता है क्योंकि वो जानवर के लक्षणों को त्याग करना चाहता है। क्या करता है? त्याग करके, और सभ्य दिखने के लिए, सभ्य यानी कि सामाजिक, हम लोग जो बिल्कुल कह सकते हैं कि मानव की तरह, अपने मनुष्यता की तरह, जानवर को छोड़ करके मनुष्यता की ओर हम लोग कहता है कि मनुष्य की तरह दिखने के लिए मनुष्य बार बार क्या करता है? अपने नाखून को काटता है। आगे अगर हम लोग देखें तो कहता है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? सुकुमार विनोदों का मतलब यहाँ पर आप अर्थ निकाल सकते हैं कि सुकुमार विनोदों का अर्थ क्या होता है। तो सुकुमार विनोदों का मतलब यह कह सकते हैं कि पहले के लोग जो नाटक करते थे, तो नाटक करने वाले जितने लोग थे वो अपने नाखूनों को डिजाइन में काटा करते थे, और डिजाइन में वर्तुलाकार हो गया, चंद्राकार हो गया, इस तरह से डिजाइन में काट कर और लोगों को नृत्य दिखाया करते थे और लोगों को दिखाते थे कि हम कितना क्या हैं। जैसे आप देखेंगे कभी नाटक अगर कहीं पर होता है तो वहां पर अपने मुखड़ा जो है इसको बिल्कुल अथी बना दिया, हंसमुखिया बनाता है, जो लोगों देखे या बच्चे देखे तो उससे कुछ हंसी उसको निकले, यानी कि जिसको कह सकते हैं कॉमेडियल बनाया जाता है, उस तरह से अपने नाखूनों को वैसा बनाया करते थे। तो उनके बारे में कहता है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? तो कहता है कि लेखक का मानना है कि हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने अपने नाखूनों को विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। आज नहीं, हजारों वर्ष पहले की बात कर रहा है कि आज से हजारों साल पहले मनुष्य जो है अपने नाखूनों को क्या में लाने के लिए शुरू किया? विनोदों के रूप में। कहता कि विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। भारतवासी जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारतवासी नाखूनों को खूब सजाते संवारते थे। भारतवासी जो है नाखून को खूब सजाते संवारते थे। कहता है कि यायन के कामसूत्र के आधार पर, कामसूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसके आधार पर लेखक ने बताया कि विलासी प्रवृत्ति के लोगों के नाखून वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल, वर्तुलाकार यानी कि गोल की तरह, यानी कि मुखौटा की तरह हो, चंद्राकार जैसे चंद्रमा की तरह आकार का हो, वर्तुल, दंतुल आदि आकृतियों के होते थे, और मोम एवं आलता से इन्हें लाल और चिकना किया जाता था। कहता कि अपने नाखून को जो नाटक करने वाले होते थे वो इसे कई तरह से इसको काटते थे, सजाते थे और उसे रंगते थे आलता से और किसे? मोम से, और चिकना करते थे और इस तरह से यूज करते थे विनोदों के लिए। किसके लिए? विनोदों के लिए। चलिए आगे हम लोग कहते हैं कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, यानी कि सहजात वृत्तियां यानी कह सकते हैं सहजात लक्षण है। तो कहता है कि कैसे सही लक्षण है, सहजात मतलब सही लक्षण है। तो इनका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय आपको बताना है। तब प्राणी वैज्ञानिक जो जीव जंतु के वैज्ञानिक होते हैं, उनके प्राणी वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव शरीर में कुछ वृत्तियां होती है, यानी कि कुछ लक्षण होती है। मानव जितने हैं उन सभी मानवों में कुछ लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? कुछ लक्षण होते हैं। वो क्या होती हैं?
कि नाखूनों का बढ़ाना और उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्ति है। नाखूनों को बढ़ाना और उन्हें काटना सहजात वृत्ति है। नाखून का बढ़ाना पशुता की निशानी है और उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। नाखून को बढ़ाना पशु की निशानी है और उनको काटना मनुष्यता की निशानी है। लेखक का अभिप्राय है, लेखक का अभिप्राय मतलब है, लेखक का मतलब कि वे मनुष्य नाखून को काट करके पशुत्व को त्यागता है, यानी पशु के जो निशानी है उसे निकालता है और मनुष्यता को ग्रहण करता है, मनुष्य वाला गुण को ग्रहण करता है। पशु के गुण को हटाता है और मनुष्य का गुण को ग्रहण करता है, लेता है। पशु बन करके वह आगे नहीं बढ़ सकता। कहता है जिस समय हम पशु के समान रहते थे उस समय आगे नहीं बढ़ते थे। अब हम लोग मानव के तरह जिस तरह जब से आए हैं तब हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो कहता है कि जब से हम लोग मनुष्य थे, यानी मनुष्य बनकर अगर रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा, और हम लोग मानव बन के रहेंगे तो विकास हमारा जल्दी होगा, आगे होगा। कहता है कि पशु बन करके वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए, उसे और कोई रास्ता खोजना चाहिए, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की क्या है, विरोधी है। अस्त्र बढ़ाने की अगर प्रवृत्ति आपके पास रहेगा तो आप मनुष्य नहीं रह सकते हैं, वो आप पशु की तरह हो जाइएगा। पशु में आपका गिनती होगा, मनुष्य में गिनती नहीं होगा। तो इसलिए नाखून हमेशा काटते रहना चाहिए। नाखून बढ़ाना पशु की निशानी है, आप पशु जानवर की तरह रहते हैं, पर नाखून रखते हैं तब, और नाखून अगर काट करके रखते हैं तो आप मनुष्य की तरह हैं। तो आप इंसानियत आपके अंदर है कि नहीं, मनुष्यता है हमारे अंदर। कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर। कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करना है, सिद्ध करना है। तो आज के समय में मनुष्य जो है हिंसक प्रवृत्ति बढ़ा रही है। कहता है आज के समय में मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। मनुष्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण में लगा हुआ है। हिंसक प्रवृत्ति मतलब कह सकते हैं कि हिंसा करना, तो वो होता है हिंसक प्रवृत्ति। तो कहता है मनुष्य जो है अस्त्र और शस्त्र के प्रयोग में पूरा बढ़ा रहा है, गोली बम बारूद एकदम एटम बम हाइड्रोजन बम ये सारा बम जो है खूब बना रहा है। तो कहता है कि अस्त्र शस्त्र बनाने में खूब लगा हुआ है, बहुत सारे बनाए हुए हैं। अस्त्र मानवता के विरोधी होते हैं, अस्त्र बढ़ाना मानवता का क्या होता है, विरोधी। फिर भी मनुष्य जो क्या बढ़ा रहा है, ये अस्त्र बना रहे हैं। कहता है कि इस पर जब लेखक ने विचार किया तो उसने पूछा कि मनुष्य की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर। क्या की ओर, मनुष्यता की ओर, ये पूछना है। तो अंत में लेखक का माना है, लेखक ने माना, उसका तर्क दिया कि अस्त्र शस्त्र बढ़ाना हमारी पशुता की निशानी है, और हम लोग अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग पशु की ओर जा रहे हैं। अगर अस्त्र शस्त्र बनाना कम करें और हम लोग शांति से जीवन यापन करें, हम लोग अगर सब चीज अस्त्र शस्त्र को त्याग करके रहे तो हम लोग मनुष्यता की ओर चलेंगे। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि देश की आजादी के लिए, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस समय प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक करता है, और लेखक के निष्कर्षण क्या होता है। जब देश आजाद होता है तो आजादी के रूप में लेखक किन ऐसा शब्द है उसका मीमांसा करता है, व्याख्या करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए लेखक कहता है कि देश जब आजादी होता है तो उसके लिए एगो इंडिपेंडेंस डे हम लोग वैसे ही मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी मनाते हैं, तो उस तरह से एगो इंडिपेंडेंस एक शब्द है। तो कहता है कि इंडिपेंडेंस तथा स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, स्वाधीनता हिंदी में बोलते हैं। तो कहता है कि स्वाधीनता शब्दों का अर्थ मीमांसा करता है। लेखक है जो इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता का शब्द को अर्थ का क्या करता है, मीमांसा करता है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अधीनता यानी कि अधीनता अथवा अधीनता का अभाव होता है। यानी कहता है कि अधीनता मतलब अधीनता का अभाव होता है। कहता है कि स्वाधीनता का शब्द जो होता है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन में रहना, क्या अपने ही खुद का अंडर में रहे, अपने मर्जी से सब कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं स्वाधीनता। अंग्रेजी में यह कहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। स्वाधीनता के अंग्रेजी अगर कहना शुरू करें
तो हम लोग स्वाधीनता को सेल्फ इंडिपेंडेंस कहें, लेकिन हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग आज से नहीं कई युगों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, यानी कि संस्कृति की तरह हो गया। इसको छोड़ना चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते। तो वही कहता है कि अंग्रेजी में अगर कहना चाहें तो हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, परंतु हम भारतीय अभी तक इंडिपेंडेंस को अधीनता नहीं कह सकते। कि इंडिपेंडेंस मतलब अधीनता होता है, और इंडिपेंडेंस मतलब रियली में ये अधीनता होता है। क्या होता है? अधीनता, यानी हम दूसरे के अधीन में रह रहे हैं, और अधीनता मतलब होता है खुद के अधीन में रह रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस मतलब आजादी हम लोग समझते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आजादी होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला नंबर 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपके बुक में बिल्कुल लाइन बाय लाइन सीरियल बाय सीरियल आपको मिल जाएगा। ये टोटल के टोटल बुक का ही क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का बुक हो जिसके पास होगा वो आप मिला सकते हैं। अगला कहता है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है, लेखक किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय को स्पष्ट करे। तो लेखक कहता है, कौन कहता है? लेखक कहता है कि हम भारतीय स्व को अपनाए हुए हैं। स्व माने अपना होता है। कहता हम भारतीय स्व को अपनाए हुए हैं, उसे त्यागना नहीं चाहते, उसे त्यागना नहीं चाहते। और इसी कारण इंडिपेंडेंस यानी कि अधीनता, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? अधीनता को स्वाधीनता हम लोग कहते हैं। इंडिपेंडेंस को हम लोग अधीनता होता है, अधीनता होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? स्वाधीनता, स्वराज या स्वतंत्रता आदि नामों से पुकारते हैं। कहता कि यह हमारी परंपरा रही है, यह हमारी क्या रही है? परंपरा रही है। लेखक ने इसी प्रसंग में कहा है, लेखक ने इसी प्रसंग में कहा है, लेखक ने इसी प्रसंग में कहा है क्या? कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय है कि सब पुराना अच्छा नहीं होता है और सब नया खराब नहीं होता। सब पुराना अच्छा नहीं होता, सब नया खराब नहीं होता। अतः हमें नए व पुराने का परख, परख मतलब जांच परख करना। कहता है कि नए व पुराने का परख चाहिए, परखना चाहिए, और उसे हित में हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी नया चीज हो या पुराना चीज हो, उसका जांच परख करके जांच पड़ताल कीजिए, और अगर आपके हित, आपके भलाई के लिए लायक हो तो उसे यूज कीजिए। उसको यूज करने से कोई गड़बड़ ना होता है, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए। चलिए कोई बात ना, आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है स्वाधीनता शब्द सार्थकता लेखक क्या बताता है। कहता है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। तो लेखक का कहता है, लेखक कहता है कि भारतीयों में स्व की भावना अधिक है। भारतीयों में स्व माने अपना, अपना की भावना अधिक है। सबको ही अपना मानते हैं कि हमारा पूरा भारत है जो एक है, एक में मिला हुआ है, अपना मानते हैं। तो कहता है कि लेखक कहता है कि भारतीयों में स्व यानी अपना का भावना बहुत ज्यादा है, और इस कारण से इंडिपेंडेंस यानी अधीनता को स्वाधीनता के रूप में ग्रहण करते हैं। अधीनता को क्या के रूप में? स्वाधीनता के रूप में। अधीनता मतलब दूसरा का अधीन है, फिर भी उसे अपना अधीन मानते हैं, यानी अपना स्व को अपनाए हुए है भारतीय। कहता है कि स्वाधीनता के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये हमारे दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब होता है लंबे समय से, ये संस्कारों का परिणाम है। हमारा जो संस्कार है ऐसा है, संस्कार बिल्कुल लंबे समय से हमारा संस्कार चलते आ रहा, बहुत ही अच्छा, सबको अपना समझ के रखते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी आता है उसे हम लोग अपना हित की तरह उसको यूज करते हैं, अपने आदर सम्मान देते हैं। कहता कि यह इतना प्रबल है कि हम इसे छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते, हम इसे छोड़ना भी नहीं चाहते। इतना हमारा प्रबल है, हमारा ये संस्कृति कि हम किसी को भी अपना मान लेते हैं, स्व मान लेते हैं, यानी खुद का मान लेते हैं। इसलिए इसको छोड़ना भी चाहे तो हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निबंधों में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। निबंध में, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नाखून क्यों पढ़ते हैं, एक निबंध है। ये क्या है? निबंध। कहता है कि इस निबंध में लेखक किस बुढ़े का जिक्र करता है। एक बुढ़े का जिक्र होता है, जिस बुढ़े का बातचीत चलता है। अब क्यों करता है और किसके लिए करता है? लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथन का सार्थकता क्या है,
कि लेखक कहता है कि इस कहानी में, इस निबंध में बुढ़े का जो नाम होता है वो कौन बुढ़े का नाम आता है और उस बुढ़े का मतलब आखिर क्या होता है, सार्थकता को स्पष्ट करना है। तब देखिए निबंध में लेखक जिस बुढ़े का जिक्र करता है वो गांधी जी हैं। जिस बुढ़े का जिक्र करते हैं वो कौन है, गांधी जी। इस निबंध में लेखक जिस बुढ़े का जिक्र करता है, इस मतलब समझाता है, उसके मतलब क्या होता है, गांधी जी। उस बुढ़े का मतलब क्या है, गांधी जी, यानी गांधी जी का जिक्र होता है। जब बड़े बड़े नेता मशीनों का उत्पादन, धन और बाह्य उपकरणों पर जोर दे रहे थे, जब बहुत बड़े बड़े नेता जो थे वो मशीनों के और विदेशी सामानों का यूज हमारे भारत में करना चाह रहे थे, उस समय ये जो हमारे गांधी जी हैं उसके लिए जोर दे रहे थे। क्या चीज का जोर दे रहे थे, कि बड़े बड़े नेता चाह रहे थे कि हमारे देश में विदेशों से कई सारे मशीन आ जाए और मशीनी उपकरण यानी मशीन बैठ जाए, लोग नहीं काम करे। लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, लोग खुद से काम करेगा, इससे रोजगार उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा और सबका अपना काम हो जाएगा। लेकिन मशीन आ गया तो कहता कि मशीनों आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, धन आएगा और बाहरी उपकरण भी हमारे पास आएगा। तो इस पर जोर दे रहे थे बाहरी नेता जितना थे वो सारे के सारे बड़े बड़े नेता। तब ये जो बुढ़े हैं, ये गांधी जी कहते कि ये गांधी जी स्वयं अपने भीतर झांकने पर बल दिया, स्वयं खुद के अंदर झांकना दिखने लगा कि क्या है, तो खुद पे झांकने के बल दिया। लेखक के दृष्टि में बुढ़े के कथन की सार्थकता यह है, लेखक के दृष्टि में बुढ़े की सार्थकता यह है कि अपने अंदर कैसे देखता है, कहता है लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथनों की सार्थकता यह है कि उन्होंने जीवन की अथाह गहराई में बैठकर, जीवन के अथाह गहराई में बैठकर मनुष्यता के वास्तविक गुणों का पता लगाया, और यही गुण ही तो मनुष्य का है, मनुष्य बनाए रखता है। कहता है कि मनुष्य बनाते हैं, यही गुण जो है मनुष्य को क्या बनाता है, मनुष्य बना करके रखता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। आपको बता दें कि पहले हम लोग बंदर की तरह थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी पूंछ है जो खत्म हो चुकी, तो पूंछ जैसे खत्म हो गई वैसे ही इनका कहना है कि जिस तरह से पूंछ खत्म हो गई वैसे हमारी नाखून भी एक दिन झड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहता है कि मनुष्य की पूंछ की तरह ही उसके नाखून भी एक दिन क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। ये प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से क्या होता है, लेखक के मन में कैसी आशा जागती है। प्राणी शास्त्रियों का मतलब होता है प्राणी वैज्ञानिक, जिसको प्राणी यथी जिसको कह सकते हैं कि प्राणी वैज्ञानिक जिसको कहें। तो देखिए प्राणी वैज्ञानिकों के अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगती है, प्राणी शास्त्रियों के अनुमान से लेखक के मन में क्या जगती है, यह आशा जगती है। यह आशा ये जगती है कि मनुष्य के नाखूनों के साथ ही उसके पशुता भी समाप्त हो जाएगी। जब मनुष्य के नाखून जब खत्म हो जाएगा तो उसका पशु होने का यानी कि जानवर होने का जो निशानी बचा हुआ था वो सारा खत्म हो जाएगा। हम लोग पशु होने की पूरी बातें खत्म कर लेंगे, भूल जाएंगे वहां से। और इसके साथ ही मनुष्य में प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति इत्यादि गुणों का पहचान बनेगा। क्या बनेगा, पहचाना जाएगा, सारा चीज इसमें रहेगा, इसी को पहचाना जाएगा। नाखून को पहचानना बिल्कुल खत्म हो जाए, जैसे हमारा पूंछ खत्म हो गया, पूंछ का हम लोग कभी भी नाम नहीं जानते, उस तरह से हमारा नाखून का भी नामो निशान नहीं रहेगा। और यह तब शायद उस दिन कहता है कि मरणोर्थ का प्रयोग बंद हो जाएगा। हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो बार बार नाखून वगैरह सब बढ़ता है और हम लोग मरते वगैरह रहते हैं, ये सारा चिका हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सफलता और चरित्रार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार क्या करता है, प्रतिपादित करता है। अब इसका आंसर समझेंगे तो सफलता और चरित्रार्थ में अंतर है, सफलता में और चरित्रार्थ में क्या है, अंतर है। चरितार्थता में अंतर है, क्या है कि लेखक के शब्दों में अस्त्र के संचयन, अर्थ के अस्त्रों के, अस्त्र मतलब जानते हैं कि जो हाथ से फेंक करके चलाते हैं, अस्त्र हाथ से जो चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ से फेंक करके चलाते हैं उसे शस्त्र। तो लेखक के शब्दों में अस्त्रों के संचयन तथा बाह्य उपकरणों में सफलता पाई जा सकती है, कहता परंतु मनुष्य के चरित्रार्थ प्रेम, मैत्रेयी, त्याग और मंगल कामनाओं में है।
इसका जो मेन सफलता है वो सारे के सारे इसी में है, चरित्रार्था में है। जो क्या रहेगा, त्याग रहेगा, कामना रहेगा, मंगल रहेगा, ये सारे के सारे चरित्रार्था में रहेगा। यानी कि जिसका चरित्र अगर बढ़िया रहेगा उससे प्रेम कीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र अगर बढ़िया है तब, उससे अगर दुश्मनी होगा भी एकदम बहुत अच्छे से होगा, कोई धोखा देकर पीछे से पीठ पीछे बार नहीं करने वाला होता है। ये होता है जिसका चरित्र बढ़िया हो। और जो धोखेबाज होता है तो धोखा पर धोखा का, दोस्ती में भी धोखा देता है, तो वो होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि व्याख्या, 14 नंबर एक क्वेश्चन है व्याख्या। व्याख्या में लगभग 4-5 को व्याख्या आपको मिल जाएगा इसमें क्वेश्चन। अब इसका व्याख्या पहले जानेंगे, व्याख्या है क्या। जिसमें क नंबर क्वेश्चन है, कहता है काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। काट दीजिए, नाखून को कह रहा है कि वो काट दीजिए, ये चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेंगे। चुपचाप दंड को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज अपराधी की भांति फिर ये छूटते ही सेंध पर हाजिर। कहता जैसे काट दीजिएगा तो ये स्वीकार कर लेगा, ये दंड को स्वीकार कर लेगा, कट जाएगा, लेकिन फिर 1-2 दिन 4 दिन के बाद निर्लज अपराधी की तरह, जिसको लज्जा नहीं लगती, उसके जैसा ये फिर से हाजिर हो जाएगा कटने के लिए तैयार। कितना भी काटिए फिर भी ये लजाते बिना निर्लज होकर के आपके सामने आ जाएगा, कटने के लिए तैयार होगा। तो इस तरह से इसका कहता है कि व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या, जब भी व्याख्या की बात आए तब आपको 2 लाइन ए वाला आपको लिखना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज का हो, आपको इस तरह से लिखना बिल्कुल जरूरी है। क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश, एक गद्यांश हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि कविता नहीं, कविता को हम लोग पद्यांश बोलते हैं, और जो कहानी या निबंध वगैरह सब होता है उसको गद्यांश बोलते हैं। तो कहता है कि इस गद्यांश, प्रस्तुत मतलब इस होता है, यानी कि इस गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के निबंध है। गोधूली भाग 2 के क्या है, निबंध है, जिसका शीर्षक का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नाखून बढ़ने के माध्यम से मानवता की पाशविक वृत्तियों का वर्णन किया है। कहता प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नाखून बढ़ने के माध्यम से, नाखून को बढ़ने के माध्यम से मानव की पाशविक वृत्तियों का क्या किया है, वर्णन किया है। यानी कि वृत्ति मतलब गुण होता है, तो प्रवृत्ति यानी कि गुणों का वर्णन किया गया है। आगे कहता है कि लेखक कहता है कि नाखून प्राचीन समय में मनुष्य के अस्त्र थे। लेखक कहता है कि नाखून जो है प्राचीन समय में मनुष्य के क्या थे, अस्त्र थे। अब उन्हें इन अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। पहले अस्त्र थे तो इसलिए जरूरी था, लेकिन अभी नाखून की जरूरत नहीं है, परंतु यह फिर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति याद दिलाती है, क्योंकि प्रकृति है जो क्या दिलाती है, याद दिलाती है कि मनुष्य के अंदर पशुता अभी क्या है, बाकी है। प्रकृति याद दिलाती है कि मनुष्य के अंदर पशुता है जो अभी बाकी है। अस्त्र मनुष्यता के विरोधी हैं। अस्त्र जो है मनुष्यता की क्या है, विरोधी है, और मनुष्य इन्हें काट करके मनुष्यता क्या परिचय देता है कि अब मनुष्य हम लोग नहीं रहेंगे, अब हम लोग पशु नहीं रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, मनुष्य होने का परिचय देते हैं इनको काट करके। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी व्याख्या है। व्याख्या में आपको बोले कि 2 लाइन बिल्कुल एक ही चीज लिखना है, बस सेम टू सेम जब भी कोई व्याख्या आए। लेकिन हाँ याद रखेंगे, आप शीर्षक के नाम लिखेंगे और लेखक के नाम, ये थोड़ा सा बदलेगा, बाकी सब चीज सेम टू सेम रहेगा। कहता है का दूसरा नंबर व्याख्या कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। मैं जब मनुष्य के नाखून की तरफ देखता हूं तो क्या होता हूं, निराश हो जाता हूं। इसको क्या करना है, व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के निबंध, गोधूली भाग 2 के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसमें लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने कहते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में, उनके द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य में मनुष्यता के प्रवृत्ति यानी कि गुण के चिंता का व्यक्त किया है। यानी कि इनके चिंता क्या होता है उसके बारे में बताया है। क्या बताया है, जो सुनिए। कहता है कि लेखक मानता है कि मनुष्य कि नाखून मनुष्य के अस्त्र रहे थे। लेखक मानता है
कि अस्त्र जो है, नाखून जो है मनुष्य के क्या थे, अस्त्र थे। ये मान रहे हैं कि अस्त्र रहे थे। आज इतने समय के बाद भी, आज इतने समय के बाद भी अस्त्र के संग्रह करने पर मनुष्य जोर दे रहा है। इतने समय के बाद भी, यानी कि समझिए कि युगों युग बीत गया, फिर भी मनुष्य जो है अस्त्र को आज भी बटोरने में लगा हुआ है, संग्रह करने में लगा हुआ है। इसलिए लेखक मनुष्य के नाखून बढ़ते हुए देखता है तो उसे आभास होता है कि वह अपने अंदर के पशु को समाप्त नहीं कर सका, और लेखक है जो चिंता करने लगता है। क्या करने लगता है? चिंता, यानी चिंतन करने लगता है। क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखेंगे। एक ग नंबर है, यानी कि तीसरा नंबर आपका व्याख्या है। कहता है कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें नहीं बढ़ने देगा। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसको बढ़ने नहीं देगा। आप आराम से बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने मन से इसका 2 लाइन लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश कहां से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से लिया गया है। आप आराम से, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिसके शीर्षक का नाम है क्या चीज? जिसके शीर्षक का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, एवं लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने हमारी मनुष्य, कहता है कि लेखक ने मनुष्य के मनुष्य बने रहने की आशा व्यक्त की है। सॉरी। चलिए, लेखक अपने अंतिम निष्कर्ष में कहता है, लेखक अपने अंतिम निष्कर्ष में कहता है कि मनुष्य के नाखून बढ़ते रहेंगे। मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य के नाखून बढ़ते रहेंगे और वह काटता रहेगा। मनुष्य के जो नाखून है वो बढ़ते रहेंगे और मनुष्य जो उसे काटते रहेगा, क्योंकि मनुष्य पशुता के नहीं, मनुष्य जो है पशुता को नहीं अपनाएगा, मनुष्य जो पशुता को नहीं अपनाएगा। और ऐसी लेखक को आशा है कि नाखून बढ़ना अगर पशुता की निशानी है तो काटना भी मनुष्यता की निशानी है, और इस तरह मनुष्य अपनी मनुष्यता का परिचय देता है उसको काट करके। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो आता है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता जो है वो क्या है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। तो देखिए, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि अधीनता मतलब होता है कि दूसरे के सॉरी, कहता है दूसरे के गुलाम हो जाना, कह सकते हैं गुलाम हो जाना डायरेक्टली। तो कहता है अधीनता को हम स्वाधीनता के रूप में अपनाते हैं। सोचिए, ये अधीनता यानी गुलामी को हम लोग आजाद मान रहे हैं। गुलामी को क्या मान रहे हैं? आजादी के रूप में हम अपनाते हैं, मानते हैं। यानी हम स्व को बंधन नहीं छोड़ सके, स्व का वो जो बंधन है उसे नहीं छोड़ सके, क्योंकि यह हमारी संस्कृति परंपरा है, यह हमारी संस्कृति परंपरा में आता है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका पूरा सारांश आपको लिखना है। और पूरा सारांश के लिए हम आपको बोलेंगे कि इसको नहीं, आप डायरेक्टली पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 देख के लिख भी सकते हैं। पार्ट 1 आप देखिए, उसमें आपको टोटल का टोटल चीज मिल जाएगा, पूरा सारांश आपको मिलता है। तो ये पूरा का पूरा अभी सारांश आपको है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही था और पूरा का पूरा आपका सारांश था। तो पूरा सारांश आपका क्लियर उसी में है, तो पूरा सारांश आप उसमें देख लीजिए, उसके बाद आपका खत्म हो जाता है। और इस तरह से हमारा कई सारे वीडियो है जो यूट्यूब पर अपलोड है, और उसे भी जाकर देखिए कि कौन कौन, यानी 1 नंबर पार्ट से आप देख सकते हैं। साथ में संस्कृत के भी कुछ वीडियो अपलोड हुआ है, और आपका जो सोशल साइंस का वीडियो, साइंस का वीडियो, ये भी साइंस का वीडियो तो शायद अपलोड होना शुरू हो गया है, और सोशल साइंस का वीडियो भी कुछ ही दिन से आना शुरू हो जाएगा। एक दिन में 3-4 वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल देखिए, एग्जाम होते होते तक पूरा का पूरा वीडियो आप लोग के अपलोड, साथ में लाइव क्लास भी आपका चलना शुरू हो जाएगा। आप लाइव क्लास के लिए बिल्कुल कमेंट करते रहिए, लाइव क्लास बिल्कुल आपको दिया जाएगा। और ये बिल्कुल VVI में आपको क्वेश्चन लाइव क्लास में आपको मिलेगा। वैसे वीडियो तो आपको मिल रहा है, जो मिल ही रहा है, साथ में VVI वाला जो बिल्कुल जो जिसको निचोड़ कर सकते हैं, सारा निचोड़ आपको मिलेगा, जो आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा।
चलिए थैंक यू, धन्यवाद लास्ट वीडियो देखने के लिए।